Hello everyone, myself Mrs. Neha, and today I'm going to explain you the first topic of Unit 10 of Management, that is your entrepreneurship development. इस यूनिट में हम इस टॉपिक पे आज की क्लास में हम एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और क्या क्या थियरीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, ये स्टडी करेंगे। ओके, देखिए कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली तीन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कौन पर्सन है और क्या प्रोसेस होता है और क्या उसका रिजल्ट निकलता है। जैसे हम एक स्टूडेंट, एक बच्चा है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम स्टूडेंट कहते हैं। अब एग्जाम की तैयारी के लिए वो जो कुछ भी पढ़ रहा है, एमसीक्यूज कर रहा है, नोट्स बना रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्जाम अपीयर कर रहा है, उसे हम एग्जामिनेशन कह देते हैं। और आउटकम क्या होता है उसका, कि बच्चा पास हुआ, फेल हुआ, क्या रिजल्ट आया, वो सब कुछ उसका आउटकम होता है। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में तीन बेसिक कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है पर्सन, ठीक है। अब पर्सन क्या चीज, देखिए, पर्सन, जो पर्सन आइडिया सोचता है एंटरप्रेन्योर, कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सेकंड वन आता है उसका प्रोसेस। प्रोसेस यानी कि वो जितना भी कुछ काम कर रहा है अपने आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए, जैसे कि वो फाइनेंस की वो कर रहा है कि कहाँ से हमें फाइनेंस लेना है, कहाँ से मुझे कैपिटल लगानी है, कितना डेट लेना है, लोन लेना है, ठीक है, कहाँ से लेबर लेना है, कौन सी मशीनरी यूज करनी है। जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद मुझे कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, ये सब कुछ जो कर रहा है, करता है, ये पूरी प्रोसेस आपको एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। ठीक है। अब इसका आउटकम क्या होता है, आउटकम यानी एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी फर्म, एक बड़ी नहीं तो एक छोटी फर्म भी कह सकते हैं, एक एंटरप्राइज, एक फर्म जो उसके दिमाग में, उसने अपने दिमाग में एक आइडिया लेके क्रिएट करी थी, जब वो पूरा फिनिश हो जाता है तो उसके सामने जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, वो होती है उसकी अपनी एंटरप्राइज। अब देखिए एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, अब डिटेल में पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर इज डाइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेंडे, इट मीन्स टू अंडरटेक, किसी भी काम को करने के लिए। ये फ्रेंच वर्ड में लिया था और इसे सबसे पहले रिचर्ड कैंटेलियन ने करा था। ठीक है, वो फ्रांस में रहते थे और उन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज करी थी। उन्होंने क्या कहा है, अ पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर। मतलब कोई भी एक पर्सन जब किसी एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने का रिस्क लेता है, उठाता है, रिस्क उठाता है, उसे आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो फर्म को क्रिएट करता है टू रियलाइज देयर आइडिया। टू रियलाइज देयर आइडिया का क्या मतलब हुआ, कि अपने दिमाग में एक आइडिया सोच के, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने उसे रियलाइज किया कि हाँ, मुझे इसे रियलिटी में लेकर आना है। विच एग्रीगेट्स कैपिटल एंड लेबर, जिसके लिए उसे कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, बना सके। लेकिन किसके लिए, मेन चीज होती है प्रॉफिट। हर काम प्रॉफिट के लिए किया जाता है। वो जो ये सब कुछ काम कर रहा है, ये सोशल मोटिव के लिए नहीं कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। ओके, वेबस्टर डिक्शनरी ने कहा है, defines the term entrepreneur, a person who organizes and manages a business undertaking। एक पर्सन जो एक बिजनेस को बनाता है, मैनेज करता है, अज्यूमिंग द रिस्क फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। वो जानता है कि उसे क्या रिस्क है, फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए वो जितना भी कुछ रिस्क लेता है, वो पर्सन एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ठीक है, ये वेबस्टर डिक्शनरी ने कहा। पीटर ड्रकर ने क्या कहा, इज द वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंजेस, जो चेंजेस के लिए ढूंढता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है और उसके बाद उस चेंज को एक्सेप्ट करता है एज एन अपॉर्चुनिटी, कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आइडिया को फुलफिल करने के लिए, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जोसेफ शुम्पीटर ने क्या कहा है, जोसेफ शुम्पीटर स्टेट्स
that an entrepreneur is a person who introduce innovative changes in an enterprise, जो किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी फर्म में एक कुछ नया चेंज क्रिएट करता है। देखिए, हर पर्सन एक सेपरेट आइडेंटिटी है, हर एक पर्सन के दिमाग में सेम आइडियाज नहीं आ सकते। तो जब भी कोई एक पर्सन नया आइडिया लेकर कुछ फर्म को लगाता है, तो मतलब वो एक इनोवेटिव चेंज ला रहा है मार्केट में, उसे ही, उस पर्सन को ही हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्या फीचर्स होती है? हर पर्सन जिसके दिमाग में आइडिया आ रहा है उसे हम एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। इसकी कुछ फीचर्स होती हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, कि उनमें सही गलत सोचने की ताकत होती है, डिसीजन लेने में वो परफेक्ट होते हैं, वो जानते हैं कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फ्यूचर विजन, सॉरी, फ्यूचर विजन, फ्यूचर को देख के वो डिसीजन लेते हैं। प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को देख के चलने वाला इंसान ही अपनी कंपनी को आगे ले जा सकता है। हार्ड वर्क, ऑब्वियस सी बात है, मेहनत तो वो करेंगे, हार्ड वर्किंग होगी तभी अपनी अपनी कंपनी को बना पाएंगे, चला पाएंगे। टेक्निकल नॉलेज, उन्हें हर चीज की नॉलेज होती है, टेक्निकल नॉलेज होती है, छोटी से छोटी चीज की भी। अपनी कंपनी के बारे में, जैसे अपने एग्जाम के बारे में अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप उसकी क्या तैयारी करेंगे? लाइकवाइज अपनी कंपनी की, जो आप कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसको कैसे उसकी ग्रोथ कर पाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि वो पर्सन हाई ऑफिशियल्स के साथ साथ अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से भी अच्छे से बात कर पाता है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, देखिए बिजनेस में प्लस माइनस चलता रहता है। अगर आप जरा भी लॉस होते ही निगेटिव सोचने लगेंगे कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता है। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, कि उसके अंदर रिस्क को बियर करने की ताकत होती है। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, मतलब वो जो काम करता है उसे खुद पे विश्वास होता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव, कि वो क्रिएटिव होता है। ऑब्वियसली बात है, जो कोई नया इनोवेटिव चेंजेस लेकर आ रहा है तो वो क्रिएटिव पर्सन तो होगा ही। एग्जाम में ये जितनी भी फीचर्स हैं इनके लिए आपसे पॉइंट्स में कंसिडर पूछा जाता है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी फीचर्स नहीं है, या इनमें से 5 फीचर्स दे दी कि कौन सी फीचर्स हैं, उनको आप टिक करिए। इस तरीके का क्वेश्चन फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर से बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, ये पूरा एक डायग्राम है। अब इनको हम डिटेल 1 to 1 स्टडी कर रहे हैं। दैट इज योर फर्स्ट टाइप बेस्ड ऑन बिजनेस टाइप। देखिए, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन सा पर्सन होता है? जो ट्रेड करता है। जरूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग ही करे हर इंसान। मैन्युफैक्चरर से सामान लेना और उसके बाद रिटेलर्स, होलसेलर्स को प्रोवाइड करना, डीलर्स को प्रोवाइड करना, ये और ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं। ट्रेडिंग, देखिए एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज नई बनानी, कोई एक नई कंपनी खड़ी कर देनी, बिल्डिंग खड़ी कर देनी। उस एंटरप्रेन्योर का बेसिक मतलब है कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं वहां कुछ नया करना, वहां अपने दिमाग में आपके जो आइडिया है उसको आप साकार कर रहे हो। दैट इज योर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। अब जैसे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, देखिए ये लिखा हुआ है, एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। एक ऐसा बिजनेस जो मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर और कस्टमर्स के बीच में, वो होते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ओके। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर। ये तो सबको पता है, जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स तक का अपनी कंपनी जो खड़ा करते हैं बेस से, तो वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर, जो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? वो एंटरप्रेन्योर जो कुछ एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, जो वाइड लेवल की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे इरिगेशन, खेती बाड़ी करना, फार्मिंग, एग्रीकल्चर से जो आपका आउटपुट निकल रहा है, प्रोड्यूस निकल रहा है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, क्या मैकेनाइजेशन यूज करनी है, कहाँ पे जाके उसको सोल्ड आउट करना है, ये सब कुछ जो करता है वो होता है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। देखिए बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी कैसे? एक होता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर,
एक होता है नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होते हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ इनोवेशंस करते हैं, कुछ इन्वेंशंस करते हैं। और नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, ना कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही वो यूज कर रहे हैं वो चीज नहीं, वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ नॉन टेक्निकल डिलीवरी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। जैसे फेस टू फेस जाना, जैसे सेल्समैन होता है जो वहां पे जाके कस्टमर को दिखाता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, तो वो नॉन टेक्निक, वो पर्सन जो ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट करता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट इस तरह से हम सोल्ड करेंगे, वो होते हैं नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओके, ओनरशिप के बेस पे कौन, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, जिसे एक प्राइवेट पर्सन स्टार्ट कर रहा है, कोई भी एक कंपनी जो खुद सारा काम कर रहा है, सारा सेटअप कर रहा है, ठीक है, अपना सारा पैसा लगा रहा है, वो होता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। ठीक, स्टेट एंटरप्रेन्योर जिसमें गवर्नमेंट का रोल होल सोल होता है, सोल ओनर होता है ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज की। जॉइंट एंटरप्रेन्योर जिसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व रहती हैं, उन्हें कहते हैं जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें गवर्नमेंट का भी कुछ पार्टिसिपेशन होता है और जिसमें प्राइवेट का भी कुछ पार्टिसिपेशन होता है, दैट आर जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स। देखिए जेंडर के बेस पे बहुत इजी है भाई, मैन एंटरप्रेन्योर कौन हुए, जिन जो कोई भी एक नया बिजनेस एक मैन स्टार्ट कर रहा है वो मैन एंटरप्रेन्योर, और जब कोई एक बिजनेस वुमेन स्टार्ट कर रही होती है तो उसे वुमेन एंटरप्रेन्योर कह देते हैं। ओके, नाउ एंटरप्राइज के बेस पर डिवीजन, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स बहुत छोटे लेवल से स्टार्टअप करते हैं, मतलब जो केवल मैक्सिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी कंपनी में, वो होते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर्स 1 करोड़ से मैक्सिमम ऑफ 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो होते हैं मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर। और लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं, दैट इन्वेस्टेड मोर देन 5 करोड़, उन्हें कहते हैं हम लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर। उनकी सब चीजें, सब इन्वेस्टमेंट, वो प्लांट मशीनरी सब कुछ लार्ज स्केल पे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी आता है बेस्ड ऑन क्लैरेंस स्टैनहॉफ स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर के टाइप्स हैं जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स को हम इनोवेटर भी कहते हैं। ये वो होते हैं जो यूजुअली मार्केट में आते हैं नए आइडियाज के साथ, न्यू इनोवेशंस के साथ, कुछ भी नई नई चीजों के साथ, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, इन्हें क्या कहा जाता है, कॉपी कैट, मतलब जो कॉपी करते हैं। देखिए ओरिजिनल ब्रांड्स, जैसे आप कहते हैं ना ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा होती है, लेकिन मार्केट में आपको उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। तो वो कॉपी करने वाले भी तो एंटरप्रेन्योर ही हो हैं, जो इस चीज को कॉपी करके बना रहे हैं। तो दे आर नोन एज इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, जो दूसरे की बनाई हुई चीज को यूज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और फिर उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम में यूज करके खुद को सक्सेसफुल बना लेते हैं। नेक्स्ट इज फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो जल्दी से इंप्लीमेंट नहीं करते चेंजेस को। अगर मार्केट में कोई एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है तो दे आर नॉट यूजिंग इट, बहुत जल्दी वो उसे यूज नहीं करेंगे। वो देखेंगे अच्छा कैसा चल रहा है भाई, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या होगा, पता चला उस टेक्नोलॉजी को 50% से ज्यादा लोग यूज कर चुके हैं, उसके बाद वो यूज करने की, खरीदने की सोचते हैं कि हाँ भाई चलो अब हम भी इसे यूज करने की सोच लेते हैं। जब तक वो ये नहीं देख लेते ना कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या फायदा क्या नुकसान होने वाले हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते। वो होते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर, यूज करते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद। नेक्स्ट इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कि ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कोई भी चेंजेस अडॉप्ट ही नहीं करते एंटरप्राइज में, do not like to adopt any changes in their enterprise technique. They usually follow their traditional strategies or methods. वो हमेशा ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज, ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज करते हैं। ओके,
नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर के हमने कंसेप्ट देख लिया, एंटरप्रेन्योर के हमने टाइप्स देख लिए। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जो हमारा नेक्स्ट है, दैट इज योर प्रोसेस। ओके, देखिए, what is entrepreneurship? The term entrepreneurship refers to the function performed by the entrepreneur. It is a process involving various functions to be taken by the entrepreneur. देखो पहली लाइन में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि entrepreneurship refers to the functions performed by the entrepreneur. जो भी कोई entrepreneur जो भी कोई function perform कर रहा है उसे हम entrepreneurship कहते हैं। जो कुछ भी एक्शन वो ले रहा है, जैसे कैसे कि वो आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग द अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट इन द मार्केट, कि मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको वो आइडेंटिफाई कर रहा है, उनको वो यूज कर रहा है। कन्वर्टिंग द आइडियाज इनटू एक्शन, अपने आइडियाज को जो पर्सन एक्शन में कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस से वो एक्शन में कन्वर्ट करता है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अंडरटेकिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज यूज करना। स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन हिज और हर फील्ड ऑफ वर्क, कि अपने फील्ड ऑफ वर्क में वो एक्सीलेंस के साथ काम करता है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है। मीडियम नहीं कि काम चलाओ परफॉर्मेंस, पूरी मेहनत करके काम करना। बियरिंग द रिस्क इन्वॉल्व, ऑब्वियसली बात है, रिस्क बियर करता है, हर काम में रिस्क होता है। जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो, आपको नहीं पता कि वो चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है कि इस रिस्क को क्लियर आउट करके मैं प्रॉफिट गेन करूं, ऐसा प्रोसेस लेता है वो। टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने का प्रोसेस, ये सारे ही प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिए थे। जैसे देखिए, रॉबर्ट लैम ने एंटरप्रेन्योरशिप को क्या है कहा है कि ये भाई एक सोशल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। आर्थर कोल ने कहा है कि इट इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमिक रिस्क, कि अनसर्टेनिटी और रिस्क को हैंडल करने की प्रोसेस होती है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इसमें रिस्क है, इसमें अनसर्टेनिटी, आपको नहीं पता आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। ओके, हिंगिंस ने क्या कहा है, हिंगिंस ने कहा प्रोसेस ऑफ सीकिंग इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट करिए, प्रोडक्शन करिए, प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज को सीख करना, ढूंढना कि कहाँ प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ हम बेटर वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करना, एंड रेजिंग द कैपिटल, और कैपिटल को रेज आउट करना। ओके, पीटर ड्रकर ने क्या बोला है, पीटर ड्रकर डिफाइंड एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सिस्टमैटिक इनोवेशन, एक ऐसा सिस्टमैटिक इनोवेशन है जिसमें आप चेंजेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और सोशल इनोवेशंस देखते हैं। ओके, शुम्पीटर ने भी एंटरप्रेन्योर को एक इनोवेटर और प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस बताया है एंटरप्रेन्योरशिप को। एग्जैक्टली, चलिए, now the theories of entrepreneurship, these are the 8 theories, most important 8 theories of entrepreneurship. फर्स्ट वन इज इनोवेशन थ्योरी से ही स्टार्ट करेंगे हम, शुम्पीटर की। उन्होंने क्या कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। कैसे क्रिएटिव एक्टिविटी, की उसमें आप एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, न्यू मार्केट को ढूंढते हैं कि कहाँ पे आपका प्रोडक्ट, कहाँ कौन कौन से नए मार्केट हैं, गांव को देखना, सिटीज में चलेगा आपका प्रोडक्ट, या फिर मल्टीनेशनल सिटीज में चलेगा आपका प्रोडक्ट, या फिर फॉरेन में चलेगा आपका प्रोडक्ट। इस तरह से नए नए मार्केट सर्च करना। ठीक है, न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब नए रॉ मटेरियल्स को देखना कि आपको कहाँ से सस्ता आइटम मिलेगा, ताकि आपका प्रोडक्शन और सस्ता कॉस्ट और रिड्यूस हो सके आपकी। ठीक है, कैरिंग आउट ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, लाइक द क्रिएशन ऑफ मोनोपोली पोजीशन और ब्रेकिंग अप ऑफ द मोनोपोली पोजीशन। नए ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से बनाना कि या तो आप मोनोपोली पोजीशन में आ जाए। मोनोपोली किसे कहते हैं, जिसमें एक ही सेलर होता है और उसकी मोनोपोली चलती है कि भाई जितने पे मैं बेचना चाहूंगा उतने पे आपको खरीदना पड़ेगा, उतने रेट पर। तो दैट इज द मोनोपोली पोजीशन। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी पोजीशन पे ले आओ, या तो आपकी मोनोपोली पोजीशन बन जाए, या फिर दूसरे की मोनोपोली पोजीशन तोड़ दो आप, क्योंकि आप उसके कंपटीशन में जाके क्रिएट खड़े हो जाओ। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें आप इस तरह के वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज थियरी ऑफ हाई अचीवमेंट। ये थियरी दी है प्रोफेसर डेविड सी मैकलेंड ने।
उन्होंने कहा है कि खाली इनोवेशंस नहीं बल्कि बहुत सारी और भी चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करती हैं। दो फीचर्स होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। फर्स्ट, डूइंग थिंग्स इन अ न्यू एंड बेटर वे, कि कोई भी काम नए और अच्छे तरीके से करना। सेकेंडली, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जब आप नहीं जानते कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, उस समय आप जो डिसीजन लेते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है। इन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं एंटरप्रेन्योर के कि दे आर रियलिस्टिक। भाई वाकई में होते हैं, कोई सपने की बात नहीं है कि एंटरप्रेन्योर एक सपने की चीज है, ऐसा नहीं होता, नहीं, ऐसा वाकई में होता है। दे आर रियलिस्टिक होते हैं। दे टेक प्लान रिस्क, वो प्लान करके रिस्क उठाते हैं, आंख बंद करके कोई रिस्क नहीं लिया जाता। आपको नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए पैसे की जरूरत है, ये नहीं कि आंख बंद करके किसी से भी उधारी ले लेंगे, नहीं। उस क्रेडिट को लेने के लिए आप मार्केट में सर्च करेंगे, हमें बैंक से लोन लेना चाहिए, हमें एक प्राइवेट बंदे से लोन लेना चाहिए, ठीक है, मार्केट में अपने शेयर सोल्ड करके पैसा उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से सब चीजों की प्लस माइनस देखकर ही वो ये रिस्क उठाते हैं। तो दे टेक प्लान रिस्क। और फिर पैसा तो ले लिया आपने मार्केट से, उसके बाद आपने पैसा सही जगह पे आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, उसके एक एक पैसे की आपकी कीमत निकल सके, इस तरह से आपको डिसीजन लेना है। तो प्लान रिस्क हो गया, नहीं हो गया। दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। भाई एंटरप्रेन्योर जो हेड हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए कि हेड है कंपनी का, जिसने कंपनी स्टार्ट करी, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी प्रॉब्लम आए कंपनी में टाइम टू टाइम वो उसको सॉल्व कर सके। दे नीड एक्चुअल फीडबैक ऑन हाउ वेल दे आर डूइंग, वो एक्चुअली नीड, उन्हें फीडबैक की जरूरत पड़ती है कि कैसे वो कर रहे हैं, कैसा अच्छा वो कर रहे हैं। और ये चीजें उनको जब पता चलती है जब उनके मार्केट में प्रोडक्ट जाता है और आम इंसान कस्टमर उस चीज को परचेज करता है, तो कितना वो परचेज कर रहा है, इससे उन्हें फीडबैक मिलता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमने जो डिसीजन लिया है वो कैसा है। They need for achievement live not only for the sake of economic rewards or social recognition, rather personal achievement is essentially more satisfying to them. देखिए, वो ये कह रहे हैं कि सोशल रिकॉग्नाइजेशन के लिए वो ये सब नहीं करते। इतनी सब मेहनत एक एंटरप्रेन्योर केवल सोशल रिकॉग्नाइजेशन की, कोई हमें पहचाने नहीं, वो इसके वो पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन के लिए करते हैं कि मतलब जो कुछ उन्होंने दिमाग में सोचकर काम किया था वो फुलफिल कर पाए। देखिए एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में दिया था एग्जामिनेशन का। आप एग्जामिनेशन की तैयारी इसलिए नहीं करते कि आपके अच्छे मार्क्स आए और आप सबको बता सके देखो 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 मेरे कितने मार्क्स आ गए, नहीं, आप इसीलिए अच्छी तैयारी करते हैं ताकि एग्जाम कितना टफ से टफ आ जाए बट आप केपेबल हैं उसे क्रैक करने के लिए, उसे पास करके अपनी लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो ये पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन होता है, पर्सनल अचीवमेंट होता है जो उनको ज्यादा सेटिस्फाई करता है रेदर देन इकोनॉमिक रिवॉर्ड या सोशल रिकॉग्नाइजेशन। ओके। लिबनस्टीन की एक्स एफिशिएंसी थ्योरी। देखिए लिबनस्टीन ने क्या कहा है, ये थ्योरी अभी एंटरप्रेन्योरशिप पे अप्लाई होने लगी, अदरवाइज ये थ्योरी पहले फर्म्स की एफिशिएंसी को या इनएफिशिएंसी को की डिग्री को डील करने के लिए यूज की जाती थी। एक्स एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि कितनी डिग्री तक आप फर्म में जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज कर रहे हैं या कितनी इनएफिशिएंसी तक आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहीं आपके रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग दो टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। दे रूटीन एंटरप्रेन्योर जो डे टू डे एक्टिविटीज का काम करते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो हर चीज में हर एक्टिविटी में एक न्यू इनोवेशन क्रिएट करते हैं। ओके। उन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योर के दो बेसिक रोल होते हैं, गैप फिलर एंड इनपुट कंप्लीटर। इनपुट कंप्लीटर का क्या मतलब होता है कि अगर मार्केट में सारे इनपुट्स इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए इनपुट्स होते हैं जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, वेजेस, ये सारे इनपुट्स होते हैं। तो अगर ये इनपुट्स मार्केट में प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहे तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि वो इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे।
मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएटेड है, तो एक एंटरप्रेन्योर का काम है कि वो उस अनएम्प्लॉयड लोगों में से प्रॉपर जो उसको यूज में आने वाले पर्सन है उनको यूज करे, उस एम्प्लॉयमेंट को कम करे, अपनी कंपनी में नए नए लोगों को मौका दे। द अदर रोल ऑफ input completer is to make available the inputs required for the efficiency of efficient output। जो दूसरा रोल है वो है इनपुट कंप्लीटर का, मतलब टू मेक अवेलेबल द इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट आउटपुट, मतलब जहां आपको आउटपुट की जरूरत है वहां आप प्रॉपर इनपुट यूज कर सके, इनपुट प्रोवाइड कर सके। जहां पैसे की जरूरत है अगर वहां लेबर लगाएंगे तो क्या, ये तो इम्प्रॉपर चीज हो गई, आपका काम ही नहीं होगा। तो अगर कहीं पैसे की जरूरत है तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि वह पैसा लगाए। जहां लेबर की जरूरत है वहां अगर आप पैसा लगाते रहेंगे एग्जिस्टिंग लेबर पे ही, तो कुछ काम नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा लेबर लगानी ही पड़ेगी। तो ये एंटरप्रेन्योर का काम है कि अवेलेबल इनपुट्स को इस तरह से यूज किया जाए मार्केट में जो अवेलेबल है कि वो आपको प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड कर सके। रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ नाइट। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोफेसर नाइट ने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको रिस्क बियर करने पड़ते हैं। कैसे? रिस्क क्रिएट्स प्रॉफिट। अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो अगर आप रिस्क लेंगे तो रिस्क से आपको प्रॉफिट मिलेगा। मोर रिस्क मोर गेन, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एज अ रिवार्ड, प्रॉफिट आपका रिवार्ड होता है, जितने भी आपने रिस्क लिया है तो प्रॉफिट एक आपका रिवार्ड है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर इनकम इज अनसर्टेन, भाई अनसर्टेनिटी रहती है, जितना भी आप रिस्क लेंगे, जितना भी आप नॉन इंश्योरेबल रिस्क लेंगे जो कि अनसर्टेन होता है, उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। देखिए, एक चीज होती है इंश्योरेबल रिस्क, जिसको आपने इंश्योर्ड करा रखा, आपको पता है कि आपकी कंपनी में ये, जैसे आपने कंपनी लगाई तो आपने लाइटिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी या फिर मशीनरी की आपने इंश्योरेंस करा रखा है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी भी तरीके के रिस्क से बचने के लिए आपने इंश्योरेबल रिस्क कर रखा है। लेकिन नॉन इंश्योरेबल रिस्क वो होते हैं जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने एरिया से बाहर जाकर, अपने स्टेट से बाहर जाकर जब आप सोल्ड करते हैं तो बाहर के ही, मतलब अपने स्टेट से बाहर के ही सेल्समैन को आपको देखना है, बाहर के रिटेलर से बात करनी है, होलसेलर से बात करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है। आप आपने अपना सामान वहां पहुंचा तो दिया, लेकिन दीज आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क, मतलब आप रिस्क उठा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे सामान बेचकर, बिल्कुल नए एरिया में सामान बेचकर, कि वहां पे ये आइटम चलेगा या नहीं चलेगा। इसके लिए आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा करनी पड़ी, पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ा। तो ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क है जो अनसर्टेन है, जो आपको नहीं पता कि दूसरे स्टेट में ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और जब आप ज्यादा रिस्क करेंगे और अगर वहां पे ये चीज चल जाती है तो मोर गेन, आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ओके। नाउ नेक्स्ट थियरी इज मैक्स वेबर्स थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। ये डिपेंड करती है एथिकल वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी से। मैक्स वेबर ने जितनी भी ये कहा है कि रिलीजन और उनका इफेक्ट पड़ता है एंटरप्रेन्योर और उसके कल्चर पे। ऐसा नहीं है, रिलीजन हैज अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कुछ रिलीजन का बेसिक फेथ ही होता है कि पैसा कमाना, जबकि कुछ का होता है कि नहीं कमाना। ये मैक्स वेबर ने कहा है, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। ये मैक्स वेबर ने कहा है कि कुछ रिलीजन्स कहते हैं कि कुछ रिलीजन में पैसा कमाना ही मोर इम्पोर्टेंस दी जाती है, और कुछ रिलीजन कहते हैं नहीं भाई हमें पैसा नहीं चाहिए। तो ही कॉल्स दैम अ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, कि कुछ रिलीजन्स में एक स्पिरिट होती है कैपिटलिज्म की, तो उनका बेसिक काम ही एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। हेगन्स थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की हेगन ने थियरी डेवलप करी है, और उन्होंने ये थियरी स्टेटस रिस्पेक्ट से डील करी है। ठीक है, विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट। अकॉर्डिंग टू हिम वो ये कहते हैं कि जब भी एक ग्रुप में एक पर्सन काम करता है और उसके एफर्ट्स को, उसकी पोजीशन को, उसकी मेहनत को दूसरे लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लीड दैम टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लीड हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि
अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, मतलब जैसे आप एक ग्रुप पे काम कर रहे हैं, आपको वहां कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, आपको वहां कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही आपके काम की, तो आप उस जगह को छोड़ दोगे और कहोगे कि यार इतनी मेहनत अगर मैं खुद के लिए करूंगा तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा, यहाँ ना तो मुझे सही पैसा दे रहे हैं ये, और मुझे पूरा तो पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पूरा मेरा काम ले रहे हैं, और उसके बाद भी मेरी काम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपना काम स्टार्ट कर लूं। तो ये चीज हेगन ने कही है, दिस इज अ विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट। इनोवेटर, उन्होंने कहा है कि कुछ होते हैं एंटरप्रेन्योर डिफरेंट टाइप के, दैट इज योर इनोवेटर, एक एंटरप्रेन्योर जो इनोवेटिव होता है। रिट्रीट्स, एंटरप्रेन्योर हु सीक्स ऑन वर्किंग इन द सोसाइटी बट रिमेन्स अपैथेटिक टू हिज वर्क और स्टेटस, मतलब लेकिन अपने वर्क और स्टेटस से अपैथेटिक रहता है, वो कोई मतलब नहीं रखता। रिचुअलिस्टिक, वन हु वर्क्स एज पर द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग काम तो करता है लेकिन उसे कोई होप नहीं होती कि उसकी स्टेटस में कुछ इंप्रूवमेंट हो पाएगा। रिफॉर्मिस्ट, हु इज रिवॉल्यूटिंग एंड ट्राइज टू कैरी न्यू वेज ऑफ वर्किंग, जो रिफॉर्मिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो ये ट्रेडिशनल मेथड से बोर हो चुका होता है, वो कहते हैं कि हमें कुछ नया करना चाहिए, हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई सोच रखनी चाहिए, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, लेकिन जब बाकी लोग उसको कंसिडर नहीं करते ना, तो उस वो अपने आइडिया को डेवलप करने के लिए बिल्कुल अलग एक न्यू एंटरप्रेन्योर बन के आता है आपके सामने। ओके, ये इनोवेटर, रिट्रीस्ट, रिचुअलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट, ये क्वेश्चंस, ऑप्शंस प्लस मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थ्योरी ऑफ चेंज इन ग्रुप लेवल पैटर्न, प्रोफेसर यंग ने ये थ्योरी दी थी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए टेस्ट रिवील्ड दैट entrepreneur has an ability to define the solution, कि entrepreneur के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकाल सकता है, उन्हें अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस होता है, एंड एबिलिटी टू एनालाइज द सिचुएशन बिफोर डिसीजन मेकिंग, और वो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। नाउ द थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये पापानिक एंड हैरिस ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप को लीड करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं कंट्री में। मतलब ये नहीं कि आपने सोच भर लिया कि हाँ जी मैं ये करूंगा और आप कंपनी लगाने चल दिए, लेकिन बाहर की आपकी कंट्री के इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप कभी भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। ओके, तो उन्होंने कौन कौन से फैक्टर्स बताए हैं कि आपको कितना अवेलेबल हो जाता है बैंक क्रेडिट, हाई कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब उस कंट्री में कितना अच्छा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फ्लो है। लोनेबल फंड्स, आप लोअर इंटरेस्ट रेट पे कितनी इजीली कितना बड़ा अमाउंट का फंड ले सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी बढ़ रही है, अगर वो स्टेबल है, इंक्रीज ही नहीं होती, तो आप प्रोडक्ट लॉन्च भी करोगे तब भी आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है, रिसोर्सेज जो हैं, कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं कंट्री में, देश की जो गवर्नमेंट की है वो कैसी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, इस बात पे डिपेंड करता है। प्लस कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है आपके देश में। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये डील करने के लिए कि आपके देश में एंटरप्रेन्योरशिप की कैसी ग्रोथ है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आपस में कोरिलेटेड हैं। और ये थ्योरी किसने दी थी, पापानिक एंड हैरिस ने। ओके, सो टुडेज सेशन इज